स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा म्यूचुअल फंड के बारे में सही नहीं है? ए, म्यूचुअल फंड निवेशकों की जमा पूंजी से खरीदे गए स्टॉक, बंद पत्र अथवा अन्य प्रतिभूतियों का एक पोर्टफोलियो है। बी, म्यूचुअल फंड व्यक्तिगत निवेशकों को विविध पेशेवर रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करता है। सी, प्रत्येक शेयर फंड में निवेशक के आंशिक स्वामित्व और उससे होने वाले आय को दर्शाता है। डी, निवेशकों को शेयरों से प्राप्त लाभांश प्राप्त होता है, लेकिन वे म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त शेयरों के लिए अपनी कमाई को पुनः निवेश नहीं कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। म्यूचुअल फंड निवेशकों की जमा पूंजी से खरीदे गए स्टॉक, बंद पत्र अथवा अन्य प्रतिभूतियों का एक पोर्टफोलियो है। म्यूचुअल फंड व्यक्तिगत निवेशकों को विविध पेशेवर रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो तक पहुंच प्रदान करता है। प्रत्येक शेयर किसी फंड में निवेशक के आंशिक स्वामित्व और उससे होने वाली आय को दर्शाता है। इस फंड में अक्सर निवेशकों को या तो शेयरों से प्राप्त लाभांश प्राप्त करने अथवा म्यूचुअल फंड में अतिरिक्त शेयरों के लिए अपनी कमाई को पुनः निवेश करने का विकल्प होता है, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। राफा शहर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, राफा गाजा के दक्षिण में भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक शहर है। 2, जब इजराइल सिनाई प्रायद्वीप से पृथक हुआ तब यह गजान एवं मिस्र दो भागों में विभाजित हो गया। 3, गाजा में मानवीय सहायता के लिए राफा, इरेस और केरेम शालोम 3 सीमा बिंदु हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राफा शहर। राफा गाजा के दक्षिण में एक शहर है और इसकी सीमा मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप से लगती है। यह एक भू आबद्ध क्षेत्र है और साथ ही भूमध्य सागर के तट पर स्थित नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। वर्ष 1982 में जब इजराइल सिनाई प्रायद्वीप से पृथक हुआ तब यह गजान एवं मिस्र दो भागों में विभाजित हो गया, अतः कथन 2 सही है। मिस्र द्वारा नियंत्रित राफा मानवीय सहायता के लिए एकमात्र सीमा बिंदु है। इजराइल के पास बिंदु इरेस तथा केरेम शालोम पर संप्रभुता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B यह सुनिश्चित करता है कि धन और उत्पादन के साधन सामान्य हानि के लिए केंद्रित नहीं है। 2, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31C में कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों को बनाने से संबंधित प्रावधान शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39B राज्य पर समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण को वितरित करने की दिशा में नीति बनाने का दायित्व है कि यह सर्व सामान्य के कल्याण हेतु सर्वोत्तम हो। अनुच्छेद 39B यह सुनिश्चित करता है कि धन और उत्पादन के साधन सामान्य हानि के लिए केंद्रित नहीं है, अतः कथन 1 सही है। वर्ष 1971 के 25वें संशोधन अधिनियम के आधार पर अनुच्छेद 31C भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 31C के अनुसार अनुच्छेद 39 के खंड B तथा C को लागू करने वाले किसी कानून को इस आधार पर अमान्य नहीं माना जा सकता है कि यह अनुच्छेद 14 या 19 द्वारा दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, हाइब्रिड बॉन्ड इक्विटी और ऋण दोनों विशेषताओं के साथ एक प्रकार का पूंजी साधन है। कथन 2, बेसल 3 एडिशनल टियर 1 बॉन्ड इक्विटी और ऋण दोनों की विशेषताओं के साथ हाइब्रिड उपकरण है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाइब्रिड बॉन्ड। हाइब्रिड बॉन्ड एक विशेष प्रकार की वित्तीय सुरक्षा है जिसमें ऋण और इक्विटी दोनों की विशेषताएं होती हैं, अतः कथन 1 सही है। बेसल 3 एडिशनल टियर 1 यानी AT1 बॉन्ड इक्विटी और ऋण दोनों की विशेषताओं वाले हाइब्रिड है, अतः कथन 2 सही है। उच्च व्यवहार्यता वाले बैंकों के लिए बेसल 3 ATI उपकरणों में अधिक ऋण जैसी विशेषताएं और सीमित इक्विटी विशेषताएं होती हैं। हालांकि कम व्यवहार वाले बैंकों के लिए ये उपकरण इक्विटी की तरह अधिक और ऋण की तरह कम व्यवहार करने लगते हैं, अतः विकल्प बी सही है। क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. श्रम बल भागीदारी दर की गणना कुल कार्य आयु आबादी द्वारा विभाजित श्रम बल के रूप में की जाती है। 2. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर बढ़कर लगभग 50% हो गई है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रम बल भागीदारी दर। श्रम बल भागीदारी दर यानी LFPR की गणना कुल कार्य आयु आबादी द्वारा विभाजित श्रम बल के रूप में की जाती है। बता दें कि कामकाजी आयु की जनसंख्या 15 से 64 वर्ष की आयु के लोगों को संदर्भित करती है, अतः कथन 1 सही है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS की वार्षिक रिपोर्ट 2022 से 23 के अनुसार भारत में पुरुषों के लिए LFPR 2017 से 18 में 75.1% से बढ़कर 2022 से 23 में 77.4% हो गई है और महिलाओं के लिए LFPR में वृद्धि 21.1% से बढ़कर 31.6% हो गई, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्य तथ्य कथन यानी KFS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. मुख्य तथ्य विवरण एक दस्तावेज है जो ऋण देने की शर्तों जैसे वार्षिक प्रतिशत दर, प्रसंस्करण शुल्क और दंड को स्पष्ट रूप से समझता है। 2. भारतीय रिजर्व बैंक ने आदेश दिया है कि सभी विनियमित संस्थाएं कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को एक मुख्य तथ्य विवरण प्रदान करें। 3. मुख्य तथ्य विवरण विशेष रूप से सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए अनिवार्य है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मुख्य तथ्य विवरण यानी KFS। मुख्य तथ्य विवरण एक दस्तावेज है जो ऋण देने की शर्तों को स्पष्ट रूप से समझता है। इसमें वार्षिक प्रतिशत दर, प्रसंस्करण शुल्क, जुर्माना शुल्क, विभिन्न ऋण शुल्क आदि का उल्लेख होना चाहिए, अतः कथन 1 सही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अनिवार्य किया है कि सभी विनियमित संस्थाएं खुदरा और MSME उधारकर्ताओं को एक मुख्य तथ्य विवरण प्रदान करें जिसमें आवश्यक सूचनाएं तथा वसूली व शिकायत निवारण तंत्र शामिल हो, अतः कथन 2 सही नहीं है। मुख्य तथ्य विवरण विशेष रूप से सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों द्वारा व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को दिए जाने वाला ऋण, विनियमित संस्थाओं द्वारा डिजिटल ऋण और माइक्रो फाइनेंस ऋण देने के लिए अनिवार्य है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, उपभोग व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. निजी अंतिम उपभोग व्यय केवल देश के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर निवास करने वाले परिवारों द्वारा किया जाता है। 2. PFCE का अनुमान कमोडिटी प्रवाह पद्धति का पालन करके प्राप्त किए जाते हैं। 3. परिवारों और गैर लाभकारी संस्थाओं की सेवा करने वाले परिवारों के अंतिम उपभोग व्यय का अनुमान एक साथ लगाया जाता है, अलग से नहीं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपभोग व्यय। निजी अंतिम उपभोग व्यय किसी देश के आर्थिक क्षेत्र में निवासी परिवारों और गैर लाभकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है। इस आर्थिक क्षेत्र में भौगोलिक क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में तेल एवं गैस के प्राकृतिक भंडार तथा विदेश में स्थित क्षेत्रीय परिक्षेत्र जैसे राजनयिक प्रतिनिधित्व व सैन्य अड्डे सम्मिलित हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। PFCE के अनुमान कमोडिटी प्रवाह पद्धति का पालन करके प्राप्त किए जाते हैं, अतः कथन 2 सही है। परिवारों तथा NPISH के अंतिम उपभोग व्यय का अनुमान एक साथ लगाया जाता है और ये अलग से उपलब्ध नहीं है, हालांकि सेकेंड हैंड सामानों पर होने वाला खर्च इसमें शामिल नहीं है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम यानी SWM 2016 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अपशिष्ट जनरेटरों को कचरा संग्रहकर्ता को सौंपने से पहले उसे 3 धाराओं बायोडिग्रेडेबल, सूखा और घरेलू खतरनाक कचरे में से अलग करना होगा। 2. कचरा करने वालों को कचरा संग्रहकर्ता को उपयोगकर्ता शुल्क और कूड़ा कचरा फैलाने तथा अलग न करने पर स्पॉट फाइन का भुगतान करना होगा। 3. विशेष आर्थिक क्षेत्र के डेवलपर्स को भूखंड के प्लॉट क्षेत्रफल का कम से कम 5% रिकवरी और रिसाइकलिंग सुविधा के लिए निर्धारित करने की आवश्यकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम यानी SWM 2016 अपशिष्ट जनरेटरों को कचरा संग्रहकर्ता को सौंपने से पहले 3 धाराओं बायोडिग्रेडेबल,
सूखा और घरेलू हानिकारक कचरे में से अलग करना होगा, अतः कथन 1 सही है। कचरा करने वालों को कचरा संग्रहकर्ता को उपयोगकर्ता शुल्क और कूड़ा कचरा फैलाने तथा उसे अलग न करने पर स्पॉट फाइन का भुगतान करना होगा, जिसकी मात्रा स्थानीय निकायों द्वारा तय की जाएगी, अतः कथन 2 सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र औद्योगिक संपदा औद्योगिक पार्क के डेवलपर्स को प्लॉट के कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5% या न्यूनतम 5 प्लॉट या शेड रिकवरी और रिसाइकलिंग सुविधा के लिए निर्धारित करने होंगे, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत विश्व में सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2. विश्व में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सौर ऊर्जा उत्पादक। भारत ने वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक में जापान को पीछे छोड़ते हुए 110 BU की तुलना में 113 बिलियन यूनिट का उत्पादन किया, अतः कथन 1 सही है। चीन वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक राष्ट्र बना हुआ है, जिसने वर्ष 2024 में 584 BU का उत्पादन किया, जो अगले इसके बाद के देशों की तुलना में अधिक है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, कवच प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। 2. यदि ड्राइवर गति प्रतिबंधों के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय कर देता है। 3. कवच प्रणाली सबसे सस्ती सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 प्रमाणित प्रौद्योगिकियों में से एक है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कवच को 3 भारतीय संगठनों के सहयोग से अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO द्वारा विकसित किया गया था और ये टकराव रोधी क्षमताओं के साथ कैब सिग्नलिंग ट्रेन नियंत्रण प्रणाली के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। ATP सिस्टम वह सुरक्षा तंत्र है जो ट्रेन की गति की निगरानी करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सिग्नल द्वारा निर्धारित गति के साथ संरेखित हो। यदि ट्रेन इस गति सीमा से अधिक हो जाती है तो ATP ट्रेन को रोकने के लिए आपातकालीन ब्रेक लगा देता है, अतः कथन 2 सही है। कवच प्रणाली सबसे सस्ती सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 प्रमाणित प्रौद्योगिकियों में से एक है, जहां त्रुटि की संभावना 10,000 वर्षों में 1 है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, वेस्ट नाइल वायरस यानी WNV के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. वेस्ट नाइल वायरस का संचरण मच्छर के काटने से होता है। बी. पक्षियों को इस वायरस का प्राकृतिक मेजबान माना जाता है जिनका मच्छर शिकार करते हैं और संक्रमित हो जाते हैं। सी. यह वायरस मनुष्य से मनुष्य के संपर्क से नहीं फैलता है। डी. वेस्ट नाइल वायरस संक्रमण का पता सबसे पहले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में लगा था। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वेस्ट नाइल वायरस। यह वायरस वेस्ट नाइल फीवर के कारण होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस जो संक्रमित मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मच्छरों की क्यूलेक्स प्रजाति संचरण के लिए प्रमुख वाहक के रूप में कार्य करती है। पक्षियों को इस वायरस का प्राकृतिक मेजबान माना जाता है जिनका मच्छर शिकार करते हैं और संक्रमित हो जाते हैं। वेस्ट नाइल वायरस मनुष्य से मनुष्य संपर्क जैसे खांसने, छींकने या छूने से नहीं फैलता है। यह पहली बार वर्ष 1937 में युगांडा के वेस्ट नाइल जिले में एक महिला के शरीर में पाया गया था, अतः विकल्प डी सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR 2023 से 24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए. भारत को 193 देशों और क्षेत्रों में से 124वें स्थान पर रखा गया है। बी. मानव विकास रिपोर्ट 2023 से 24 का शीर्षक है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। सी. HDR 2023-24 में लगातार 2 वर्षों में पहली बार वैश्विक मानव विकास सूचकांक यानी HDI मूल्य में कमी देखी गई। डी. मानव विकास रिपोर्ट यानी HDR संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।